नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका कार्डियक पैथोलॉजी में। अब हम जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज द वेनस इनसफिशिएंसी, क्रॉनिक वेनस इनसफिशिएंसी, दैट इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसमें क्या होता है कि जो हमारे वेन के जो वाल्व होते हैं वो वाल्व इनकम्पिटेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से अगेन ब्लड वेन फ्लो में प्रॉब्लम आ जाती है। ब्लड जो फ्लो है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे वेनस रिटर्न है वो डिक्रीज हो जाता है, वेन के अंदर ब्लड स्टेसिस हो जाता है और वहाँ आसपास सराउंडिंग स्ट्रक्चर को डैमेज कर देता है। दैट इज द वेरी गुड, दैट इज द वेनस इनसफिशिएंसी। लेकिन वो डिटेल में पढ़ते हैं क्या होता है। चलो देखो, आपके सामने इमेज में समझाया हुआ है। ये वाला जो देखने को मिल रहा है बेटा, ये नॉर्मल है, ये वाल ठीक काम कर रहे हैं, ये ब्लड ऊपर की तरफ जा रहा है, या यस या नो। लेकिन दूसरी बात है, ये वाल इनकम्पिटेंट हो गए, ये वाल नीचे की तरफ इस प्रकार से हो गए, इन प्रकार से हो गए, तो ब्लड वापस आ रहा है, ये वापस आ रहा है, और वापस आ रहा है तो ब्लड इधर क्या होगा, स्ट्रेस, और यहाँ स्ट्रेस होगा तो सराउंडिंग स्ट्रक्चर को कंप्रेस कराएगा, एडिमा होगा, वहां की स्किन डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा और विनस स्ट्रेस अल्सर देखने को मिलेगा। दैट इज द विनस इनसफिशिएंसी। यस या नो। देखते हैं क्या क्या होता है इसके अंदर। तो विनस इनसफिशिएंसी क्या है? तो साधारण सिंपल समझो, सिंपल वर्ड्स के अंदर मैं आपको लिखाऊं तो विनस इनसफिशिएंसी एक कंडीशन है। कंडीशन, इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है वेन यूजुअली, कहाँ देखने मिला ये कौन सा वेन यूजुअली ऑफ द लोअर लिम्ब। कौन सी वेन अफेक्टेड होगा यूजुअली? तो लोअर लिम्ब की वेन अफेक्टेड होगा। यस या नो? क्या अफेक्टेड होगा? फेल टू रिटर्न ब्लड, रिटर्न ब्लड फ्लो इफेक्टिव टू द हार्ट, इफेक्ट टू द हार्ट। ऐसा क्यों हो जाएगा? तो ड्यू टू ड्यू टू इनकम्पिटेंट इनकम्पिटेंट विनस वाल, वेन के जो वाल है वो क्या हो जाएगा? इनकम्पिटेंट हो जाएगा। यस या नो? इस वजह से देखने को मिलेगा। अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा? विनस वाल और ऑब्स्ट्रक्शन, विनस वाल और ऑब्स्ट्रक्शन और वेन ऑब्स्ट्रक्शन। डीवीटी की वजह से हो सकता है, प्रेगनेंसी की वजह से हो सकता है, पैल्विक ट्यूमर की वजह से हो सकता है, जो हमने वेरिकोज वेन के अंदर पढ़ा वो कोज कर सकता है। यस या नो? इसके अलावा इस वजह से क्या हो जाएगा? अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो बेटा वेन के अंदर ब्लड स्टेसिस हो जाएगा, विनस स्टेसिस, विनस स्टेसिस इंक्रीज venous pressure, venous pressure एंड इस वजह से क्या होगा? पुलिंग पुलिंग ऑफ ब्लड इन द लेग, इन द लेग। वेन के अंदर ब्लड क्या हो जाएगा? पुल हो जाएगा, यहाँ पुल हो जाएगा, तो इस वजह से क्या हो जाएगा? डिस्टेंशन हो जाएगा, डायलेशन देखने को मिलेगा। रिजल्टिंग इसकी वजह से क्या हो जाएगा? रिजल्ट इंक्रीज venous hypertension, increase venous hypertension, incompetent, इनकम्पिटेंट विनस वाल्व। ये सिंपल डेफिनेशन है। तो विनस इंसफिशिएंसी क्या होता है? ये मोस्टली कहाँ देखने को मिलता है? मोस्ट कॉमन कहाँ देखने को मिलेगा? सीन इन, तो आपने बोला है कि लोअर लिम्ब में देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ की वेन में क्या हो जाएगा? जो हमारा ब्लड फ्लो कार्डियक के पास जाना चाहिए वो कम होगा, फेल टू रिटर्न ब्लड फ्लो अफेक्टिव द हार्ट, हार्ट अफेक्ट होगा ड्यू टू द कंपिटेंट। क्यों होगा कंपिटेंट? विनस वाल और विनस ऑब्स्ट्रक्शन, या तो वेन की वाल में जो है वो इनकम्पिटेंट हो जाएंगे, या कोई वेन में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। विनस स्ट्रेस, इसकी वजह से क्या होगा? वेन के अंदर स्ट्रेस होगा, ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, वेन में ब्लड पुलिंग होगा और इसकी वजह से हाइपरटेंशन हो जाएगा। इस वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। क्या क्या कोजेस है इसके? क्या कोजेस की अगर मैं बात करूं कि वे कोज क्या है, कोज क्या है, तो क्या कोज होगा? फिर सबसे मोस्ट कॉमन कोज देखने को मिलता है वाल इनकम्पिटेंट, वाल इनकम्पिटेंस।
वाल्व इनकम्पिटेंस। मोस्ट कॉमन कॉज, अगर आपसे पूछे कि हाँ जी मोस्ट कॉमन कॉज बताओ, तो आपने बोलना है वाल्व विनस वाल्व इनकम्पिटेंस। इसके अलावा कंजेनाइटल कॉज हो सकता है। क्या हो सकता है? कंजेनाइटल कॉज हो सकता है। तो मोस्ट कॉमन विनस वाल्व इनकम्पिटेंसी, कंजेनाइटल कॉजेस। इसके अलावा डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीप वेन थ्रोम्बोसिस इसमें क्या होगा? डैमेज, डीवीटी की वजह से क्या होगा? डैमेज आफ्टर डीप वेन थ्रोम्बोसिस की वजह से। इसके बाद में क्या होगा? पोस्ट थ्रोम्बोटिक सिंड्रोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोस्ट थ्रोम्बोटिक सिंड्रोम। पोस्ट थ्रोम्बोटिक सिंड्रोम क्या हो जाएगा? पोस्ट थ्रोम्बोटिक सिंड्रोम। भाई देखो यार, ये वेन है हमारी, ये वेन है, या वेन की वजह से, या वेन के अंदर डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो गया, डीवीटी हो गया, इसकी वजह से ये क्या हो गई? वॉल में क्या हो गई? इंजरी। ये वॉल में क्या हो गई? इंजरी। इसकी वजह से जो सिम्टम आएगा उसको बोलेंगे हम पोस्ट थ्रोम्बोटिक सिंड्रोम। क्या बोलेंगे? पोस्ट थ्रोम्बस हो जाने के बाद में जो सिंड्रोम आएंगे उसको बोलेंगे पोस्ट थ्रोम्बोटिक सिंड्रोम। इसके अलावा ये हमारे पहले और मोस्ट कॉमन सिम्टम थे, मोस्ट कॉमन कोज थे। सेकेंडरी अगर मैं कोज की बात करूं, और क्या कोजेज है? तो विनस ऑब्स्ट्रक्शन, वेन के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन किस वजह से हो सकता है? डीप वेन थ्रोम्बोसिस, कोई पुराना डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, प्रेगनेंसी है, ओबेसिटी है, ये क्या ना उस वजह से हो सकता है। पेल्विक ट्यूमर है। दूसरा कोजेज है बेटा विनस ऑब्स्ट्रक्शन। विनस ऑब्स्ट्रक्शन, विनस ऑब्स्ट्रक्शन, विनस ऑब्स्ट्रक्शन में क्या क्या हो जाएगा? प्रीवियस प्रीवियस डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीवीटी। नेक्स्ट पेल्विक ट्यूमर, पेल्विक एब्डोमिनल ट्यूमर, कंप्रेस, ये करेंगे कंप्रेसिंग वेन। ये वेन को क्या करेंगे? कंप्रेस। भाई पेल्विक में ट्यूमर है, वेन में ट्यूमर है, तो फिर ब्लड वेसल कहां जाए? ब्लड वेसल वेन को लेकर के जाएगी, लेकिन पेल्विस में और एब्डोमेन में क्या ट्यूमर, तो वो वेन को क्या कर देगी? कंप्रेस। और कंप्रेस कर देगी तो ऊपर से ब्लड फ्लो आएगा नहीं, तो वाल पर ज्यादा प्रेशर लगेगा, वाल पर ज्यादा प्रेशर लगेगा, वाल क्या हो जाएगी? इनकम्पिटेंट हो जाएगी। यस है, ये उसकी वजह से देखने को मिलेगा। इसके अलावा तीसरा कॉजेज की अगर अपन बात करें कि सर तीसरा कॉजेज और भी कॉजेज है कि हाँ जी ये और कौन सा कॉजेज है? इंक्रीज विनस प्रेशर, विनस प्रेशर ज्यादा होने की वजह से, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग सीटिंग की वजह से, ओबेसिटी की वजह से। तीसरा क्वेश्चन है इंक्रीज विनस प्रेशर। वेन में क्या प्रेशर बढ़ जाएगा? क्यों बढ़ जाएगा? इसका मोस्ट कॉमन कोज है भाई प्रोलॉन्ग प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग, सिटिंग, ओबेसिटी, ओबेसिटी, ओ बी ई एस आई टी वाई, ओबेसिटी। प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में क्या होगा? तो पता है भाई, इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। और ये क्या करेगा? कंप्रेस वेन। इसकी वजह से क्या हो जाएगा? ऑब्स्ट्रक्शन, या ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन इन वेन, विनस या वेन ब्लड फ्लो। यस या नो? तो इस वजह से देखने को मिल सकता है। इसके अलावा मसल्स फेलियर की वजह से हो सकता है। यस, काफ मसल्स पैरालिसिस हो गया है, या नर्व की मोबिलिटी है, हम काम नहीं कर रहे हैं। यस या नो? तो पैरालिसिस में, मसल वीकनेस में देखने को मिल सकता है। हमने बोला ना काफ मसल इज द सेकंड हार्ट, तो अगर वो काम नहीं करेगा तो वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा चौथा कोजेस भी है क्या? सर हाँ जी है। क्या कोजेस है सर? चौथा कोजेस में क्या है? मसल्स पंप फेलियर।
भाई हमारे ये नीचे नीचे वाले जो मसल्स हैं, वेरिकोज वेन वाले हैं, ये पंप, ये मसल्स हम चलते हैं या काम करते हैं, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है तो ब्लड ऊपर की तरफ जाएगा। और अगर ये ऐसे ऐसे नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, पैरालिसिस हो जाएगा, वीक हो जाएगा, तो क्या जाएगा, काम नहीं करेगा, ये सेम। तो और अदर कॉजेज की अगर आपसे पूछ ले कि हाँ जी भाई और भी कोई कॉजेज है क्या, तो हमने बोला हाँ, हमारे जो मसल्स पंप है वो फेलियर हो जाएगा। हमने बोला ना, काम मसल जैसा सेकंड हार्ट है, ये क्या करता है, नीचे वाली वेन को पंप करता है, जैसे ब्लड हार्ट के पास में जाता है। तो नेक्स्ट है मसल्स में क्या क्या आ जाएगा, इमोबिलिटी, इमोबिलिटी, पैरालिसिस, पैरालिसिस, ओल्ड एज, यस या नो। उसके बाद में पांचवा कॉजेज, अदर रिस्क वाली कॉजेज में वेरिकोज, हमने बोला था वेरिकोज वेन हो सकता है, वेरिकोज वेन, यस, वेरिकोज वेन, एज, एजिंग, 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 फीमेल जेंडर, फीमेल, फीमेल में ज्यादा देखने को मिलती है, और फेमिलिस्टिक। तो ये दैट इज द कॉजेज ऑफ द वेरिकोज वेन, वेन इनसफिशिएंसी। वेन इफिशिएंसी के हमने चार कॉजेज पढ़े। पहला wall incompetency, yes या no, congenital causes, obstruction के causes, pump failure के causes, और other varicose vein वगैरह, ये हमने पढ़ा। तो ये इनकी वजह से देखने को मिलेगा venous insufficiency, yes या no। देखो क्या क्या causes में पढ़ा। पहला हमने पढ़ा मोस्ट कॉमन wall incompetent हो जाता है, जो wall ऊपर की तरफ लेके जाते हैं वो incompetent हो जाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा venous obstruction, डीवीटी की वजह से हो सकता है, पोस्ट हेमोलाइटिस सिंड्रोम की वजह से हो सकता है। अगला हमने पढ़ा इंक्रीज venous pressure, हमारे प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग की वजह से हो सकता है, ओबेसिटी की वजह से हो सकता है, प्रेगनेंसी की वजह से हो सकता है। मसल्स पंप फेलियर, काम मसल्स पंप करना काम कर देगा, काम मसल्स काम करना काम कर देगा, मतलब पैरालिसिस के अंदर देखने को मिलेगा। क्या पैथोफिजियोलॉजी, शॉर्ट में अगर पैथोफिजियोलॉजी की बात करूं, क्या पैथोफिजियोलॉजी है, अगर मैं थोड़ा सा ब्रीफ पैथोलॉजी सुनाऊं आपको, क्या देखने को मिलेगा, तो विनस फेलियर क्या हो जाएगा, वाल फेल, सॉरी, वाल फेल, वाल फेलियर। तो क्या होगा, बैक फ्लो रिफ्लेक्स डिमिनिश हो जाएगा, ये क्या है, बैक फ्लो, वेन जो ब्लड लेके जाती है वापस हार्ट के पास में, उसको बोलते हैं, हार्ट में वापस लेके जाती है, बैक फ्लो रिफ्लेक्स। और ब्लड, ये क्या हो जाएगा, फिर वाल फेल हो जाएगा। वाल फेल होने की वजह से जो बैक फ्लो रिफ्लेक्स है और ब्लड, वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से तुम्हें सबको पता है कि भाई इंक्रीज जो वेन के अंदर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज विनस प्रेशर। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, कैपिलरी, कैपिलरी लीकेज, कैपिलरी लीक हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, तो एडिमा, एडिमा, एडिमा के बाद क्या हो जाएगा, तो सभी को पता है वहां के टिश्यू, अब एडिमा होगा जैसे मान लो कि हाइपोक्सिया हो जाए, कैसा हाइपोक्सिया हो जाए, जैसे मान लो कि भाई ये टिश्यू है, ये हमारे, और ये है यहाँ की वेन है, जो नीचे लोअर लिम्ब की बात कर रहा हूँ, और इस टिश्यू को सप्लाई करने के लिए ये कोई आर्टरी जा रही है, इसको ये क्या, अब ये वेन क्या हो गई, डिस्टेंडेड हो गई, यहाँ पर ब्लड जा रहा है, ये डिस्टेंडेड हो गई, एडिमा हो गई, इस वजह से इस टिश्यू, ये आर्टरी क्या हो गई, कंप्रेशन, और आर्टरी का कंप्रेशन हो गया, टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई कम, इसकी वजह से टिश्यू में क्या आ जाएगा, हाइपोक्सिया, नेक्रोसिस। तो अल्सर बनेगा कि नहीं बनेगा, मोस्टली अल्सर जो बनते हैं वो एंकल के सामने, एंकल के आसपास अल्सर देखने को मिलते हैं। एडिमा हो जाएगा, एडिमा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वहां के टिश्यू में हाइपोक्सिया हो जाएगा। हाइपोक्सिया कैसे हो जाएगा, मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद में क्या होगा, तो वहां के स्किन कलर में चेंजेस आ जाएगा, स्किन चेंज हो जाएगा। विनस अल्सर फॉर्मेशन, साइन है विनस अल्सर फॉर्मेशन, दैट इज द पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी में क्या है, ज्यादा कोई बड़ी नहीं है, हमें पता होना चाहिए। अगर किसी चीज का पढ़ रहे हैं तो हमें पैथोफिजियोलॉजी पता होना चाहिए, हाइपोक्सिया, एडिमा, प्रेशर। वाल, हमारे वेन में जो वाल है वो फेल हो जाएगा, बैकफ्लो रिफ्लेक्स डिमिनिश हो जाएगा, विनस प्रेशर बढ़ जाएगा, वहाँ एडिमा हो जाएगा, हाइपोक्सिया हो जाएगा, इसके कलर में चेंजेस देखने को मिलेगा, दैट इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द विनस इनसफिशिएंसी। बात करते हैं सर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या देखने को मिलेगा, साइन एंड सिम्टम क्या आएगा। तो अर्ली सिम्टम क्या आएगा, देखो आजकल एग्जाम में अर्ली और लेट सिम्टम पर फोकस करके रखा है।
तो हम पहले बात करते हैं अर्ली सिम्टम क्या देखने को मिलेगा। तो हैवीनेस, हैवीनेस और इचिंग, एकिंग, एकिंग पेन में ले ले दर्द होगा, एकिंग इन ले। ये ज्यादा कब हो जाएगा, जब हम खड़े रहेंगे, तो वर्स ऑन स्टैंडिंग। वर्जन कब हो जाएगा, जब हम स्टैंडिंग में रहेंगे। इसके अलावा लेग फैटिंग, लेग फैटिंग। इसके अलावा माइल्ड एंकल एडिमा, कब इसमें देखने को मिलेगा, तो इवनिंग में, इवनिंग में देखने को मिलेगा, ये क्या हो। इसके बाद में क्या सिम्टम आएगा, अर्ली सिम्टम बता रहा हूँ, बर्निंग, बर्निंग और इचिंग सेंसेस देखने को मिलेगा। प्रोग्रेसिव सिम्टम लगातार, अगर हमने नहीं ठीक किया, नहीं ध्यान दिया, तो प्रोग्रेसिव सिम्टम क्या आएगा, प्रोग्रेसिव क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या आएगा, स्किन डिस्कलरेशन, स्किन डिस्कलरेशन, ब्राउन पिगमेंटेशन, हिमोसैट्रिन, ऐसा देखने को मिलेगा डिस्कलरेशन। यस या नो। देखो एक बार मैं से बताता हूँ थोड़ा सा। वैसे तो हमने वेनस वेरिकोज वेन के अंदर देख लिया इस प्रकार, ये इस प्रकार का कलर चेंज देखने को मिलेगा, ऐसा कलर देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं हिमोसिट्रिक। और इस प्रकार का कलर चेंजेस देखने को मिलेगा हमारी स्किन के अंदर। ऐसा क्यों देखने को मिलेगा, सर वहाँ की वेन में ब्लड नहीं जा रहा था, ब्लड में स्टेसिस हो गया, इसलिए एडिमा हो गया, आसपास की आर्टरी कंप्रेस हो गई, इस वजह से सप्लाई नहीं मिल रही है, तो स्किन के अंदर सप्लाई नहीं मिल रही, इस्कीमिया होगा, नेक्रोसिस हो जाएगा, हार्डनेस हो जाएगा, स्किन कलर चेंजेस हो जाएगा। ये चलो नेक्स्ट, एक्जिमा इचिंग अराउंड द एंगल। अभी यहाँ एडिमा हुआ है तो इचिंग भी यही होगी ना भाई, ये चलो। तो नेक्स्ट सिम्टम क्या आएगा, पहला सिम्टम स्किन डिस्कलरेशन हो गया प्रोग्रेसिव में, दूसरा सिम्टम आएगा बेटा एक्जिमा, एक्जिमा इचिंग अराउंड एंकल, यस या नो, कैसा यस। अगला, तो एमएस हमने देख लिया। नेक्स्ट एडवांस सेक्शन में क्या जाएगा, फिर भी हमने ध्यान नहीं दिया, अब निया प्रोटेक्शन हमारे पास नहीं बता रहा है, ये बोले चलने दो, जाने दो, कोई बात नहीं, या अपने पास में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, या गाइडेंस कम थी, बोला कुछ नहीं होता है, रेस में होता है। लेकिन बाद में फिर भी क्या ज्यादा सिम्टम, सीरियस सिम्टम क्या आ जाएगा, अगर आप सीरियस सिम्टम की बात करें, एडवांस फीचर क्या देखने को मिलेगा, एडवांस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या आएगा। तो एडवांस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की अगर हम बात करें तो क्या आएगा, लिपिडो स्मेटोस्क्लेरोसिस क्या देखने मिलेगा, लिपिडो लिपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस, लिपिडोडर्मेटोस्क्लेरोसिस क्या होता है, हमारी स्किन के नीचे लिपिड जमा हो जाएगा और उसकी वजह से वहां की स्किन है जो स्क्लेरोटाइजिंग हो जाएगी, इस प्रकार की कंडीशन को लिपिडो लिपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस देखने को बोलेंगे। चलो इसमें कैसा हो जाएगा, तो हो जाएगा जो हमारी स्किन है वहां की वो हो जाएगी हार्ड, फाइब्रोटिक, हार्ड फाइब्रोटिक स्किन हो जाएगी, ब्लड ब्लड सप्लाई मिलेगी नहीं, लिपिड जमा हो जाएगा तो हार्ड हो जाएगी, फाइब्रोस हो जाएगी, ये क्या। नेक्स्ट विनस स्टेसिस अल्सर, नेक्स्ट एडवांस में क्या देखने मिलेगा, विनस स्टेसिस अल्सर, दैट इज द इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा हुआ है क्या, विनस स्टेसिस अल्सर। यूजुअली कहाँ देखने मिलेगा, तो मिडिल एंकल के आसपास में देखने का मिलेगा, एंकल के आसपास में, या मिडल मेनियस, जो हमारा ये देखने मिला है इसको हम क्या बोलते हैं, मेन्युलस, क्या बोलते हैं, मेन्युलस, इसके आसपास में देखिए। और ये मिडिल वाला है, दोनों पैरों के बीच में तो मिडिल वाला है, वो जो साइड में आउटर साइड में मिला है वो लेटर में, विनस स्टेसिस अल्सर, विनस स्टेसिस अल्सर, ये कहाँ देखने को मिलेगा, यूजुअली, यूजुअली
मिडल मैल्यूलस कहाँ देखने मिलेगा? मिडल मैल्यूलस। इमेज की इमेज देखते हैं एक बार में कैसे देखने को मिलता है। ये देख लो, ये देखो, इस प्रकार का अल्सर देखने को मिलेगा। ये इसको बोलते हैं वीनस स्ट्रेस अल्सर। एक आधा और इमेज देख लेते हैं। इनके जो एजेस हैं, देखो ये जो एजेस है ना, एजेस ये अनइवन है। ये एजेस क्या देखने को मिलेगा? एजेस है जो अनइवन देखने को मिलेगा, मतलब इक्वल नहीं है, सेम नहीं है, अनइक्वल देखने को मिलेगा जैसे ना। और देखो आस पास पास में कैसे देखने को मिल रहा है? पिंक। आस पास में कैसे देखने को मिलेगा? अनइवन विद पिंक देखने को मिलेगा, अनइवन और पिंक देखने को मिलेगा। इस अल्सर के एजेस देखने को मिलेगा, तो हमें पता लग जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं और क्या, पेन रिलीव्ड बाय द लेग एलिवेशन। इसमें सिम्टम क्या देखने को मिलेगा? और जब पेशेंट को एलिवेट कर देंगे पेन, तो लेग एलिवेट कर देंगे तो लीव देखने को मिलेगा, पेन relieved by leg elevation, दैट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो इस प्रकार का ये अल्सर आपने याद रखना। विनस इंसफिशियंसी में अल्सर कहाँ बनते हैं? यहाँ इसके आसपास बनते हैं, तो बोलना है विनस विनस अल्सर, ये सी आप। ओके, नेक्स्ट डायग्नोसिस क्या करेंगे? हमें पता चल गया क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आ गया। नेक्स्ट हम करेंगे डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस हम क्या करेंगे? तो डायग्नोसिस क्या करोगे आप, मुझे बताओ। आप क्या करने वाले डायग्नोसिस? सबसे पहले तो हम हिस्ट्री कलेक्शन लेंगे भाई। क्या करेंगे? हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, क्लिनिकल एग्जामिनेशन। तो हिस्ट्री कलेक्शन सबसे पहले बात करेंगे हम, हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन में दो प्रकार की फाइंडिंग, सब्जेक्टिव फाइंडिंग, सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन। और ये सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? पेशेंट से, उससे बात करेंगे। पेशेंट बताएगा हेवीनेस हो रहा है, पेन हो रहा है, जब मैं पेन पैर ऊपर करता हूँ तो पेन कम हो जाता है, मुझे लेग फैटिग देखने को मिलता है, स्पेशली इवनिंग के अंदर। इवनिंग के टाइम में देखता हूँ तो मेरे पैर सूज जाता है। ये पेशेंट आपको बताने वाला है। उसके बाद हम उनसे बातें करेंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आप स्टैंडिंग कितना रहते हैं, आप सिटिंग कितना रहते हैं, एब्डोमिनल प्रेशर, कोई पेल्विक ट्यूमर तो नहीं, ये सब हम रूल आउट करने वाले हैं। तो नेक्स्ट हम करेंगे ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग, ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन। ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन क्या करेंगे? फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या क्या करने वाले हैं? तो यहाँ जो हमने वेरिकोज वेन पढ़ा था, क्या करेंगे? असेस करेंगे, असेस करेंगे। तो हमें स्किन का कलर क्या देखने को मिलेगा? चेंजेस देखने को मिलेगा, ये क्या अक्सर चेंजेस देखने को मिलेगा। एडिमा देखने को मिलेगा, ये क्या वो इस प्रकार का हमें ज्यादा सीवियर है तो इससे अलग देखने को मिलेगा। ये सब हमने ऊपर लिखा हुआ है। जो हमें देखने को मिल रहा है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग में। लेकिन स्पेसिफिक क्लिनिकल मैनेजमेंट कराएंगे। इसका गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट क्या है? तो अगेन डॉपलर अल्ट्रासाउंड। ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है। और डॉपलर स्टेनोग्राम में हमें वेरिकोज वेन के अंदर भी पढ़ा, वेरिकोज वेन का भी गोल्ड स्टैंडर्ड है, इसका भी गोल्ड स्टैंडर्ड है। ये ब्लड के फ्लो का डायरेक्शन बताएगा, वाल का डायरेक्शन बताएगा, और वेन की वॉल के बारे में बताएगा। वाल और वॉल दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन हमारे को देगा। इसके अलावा हमने एंकल ब्रेकियल इंडेक्स, जो हमने आर्टरी जो पल्मन जो पेरिफेरल आर्टरी डिसऑर्डर पढ़ा था, उसके अंदर जो हमने देखा, एक आपको याद होगा, आपने एंकल ब्रेकियल इंडेक्स, जिसको हमने बोला था एबीए, जिसको हमने बहुत अच्छे से वहां पर पढ़ा था। यस या नो? तो इसमें हम क्या देखेंगे? रूल आउट ऑफ द आर्टियल डिजीज बिफोर द कंप्रेशन। भाई कहीं आर्टियल डिजीज तो नहीं है? यस या नो? अगर हम इसका आगे इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो कंप्रेशन देंगे, स्टोकिंग पहनाएंगे। और पहले से अगर आर्टियल डिजीज थी तो और ब्लड सप्लाई ज्यादा नहीं होगी, ब्लड सप्लाई और कम हो जाएगी, ब्लड सप्लाई और कम हो जाएगी तो वहां पर प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो ये एंगल ब्रेकियल इंडेक्स करते हैं, असेसमेंट करते हैं कैसे? पहले कोई भी कंप्रेशन करने से पहले, बिफोर कंप्रेशन। क्यों करते हैं? बिफोर कंप्रेशन, रूल आउट लिख देते हैं, रूल आउट पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज बिफोर कंप्रेशन। बोलो ये क्या नो कैसा दिया। इसके बाद हमें पता चल गया, डायग्नोसिस हो गया। डायग्नोसिस करने के बाद हमें पता चल गया प्रॉब्लम ये है। तो अगला हम करेंगे मैनेजमेंट।
मैनेजमेंट में क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट लाइन की बात करते हैं या कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, तो मैं अगर वाले कहूँ कि सबसे पहले हम मैनेजमेंट क्या करेंगे, फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट, तो फर्स्ट लाइन में सबसे पहले आएगा कंप्रेशन। कंप्रेशन थेरेपी, कंप्रेशन थेरेपी, स्टोकिंग लगाएंगे, क्या लगाएंगे, स्टोकिंग, इलास्टिक स्टोक, कंप्रेशन स्टोकिंग। कितना प्रेशर रखना चाहिए हमारे को, तो 20 से लेकर के 40 mm ऑफ एच, इतना प्रेशर हम यहाँ पर रखने वाले हैं, बोलो यस या नो यार। कंप्रेशन स्टॉकिंग प्रेशर रखेंगे, और कितना प्रेशर रखना चाहिए, डीवीएन थ्रोम्बो, डीवीटी जब पंप लगाते हैं ऊपर, डीवीटी पंप में मैंने आपको पूरी डिटेल से पढ़ाया है, वो आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, मस्ट बी वर्न ड्यूरिंग द डे टाइम। डे टाइम में बोलेंगे, डे टाइम आपने नहीं पहना है, मस्ट बी वर्न इसको बोलेंगे, मस्ट वर्न ड्यूरिंग डे टाइम। कॉन्ट्राइंडिकेशन, अगर पेशेंट को आर्टरी डिजीज है तो कॉन्ट्राइंडिकेशन है, स्टार बना करके लिख रहा हूँ, कॉन्ट्राइंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन इफ सीवियर पेरिफेरल आर्टरी डिजीज। भाई आर्टरी यहाँ पर ब्लड लेकर के जाती है, और इसको हम कंप्रेस कर देंगे तो यहाँ ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, कम। तो पेरिफेरल आर्टरी डिजीज के अंदर ये सीवियर स्ट्रिक्टली कॉन्ट्राइंडिकेशन है इसको, यस या नो। नेक्स्ट में बात करते हैं दूसरा मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, तो लेग एलिवेशन। तो फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहला मैनेजमेंट हमने बोला, कंप्रेशन थेरेपी देंगे। कंप्रेशन थेरेपी अगर पेरिफेरल आर्टरी डिजीज है तो नहीं देंगे, स्टॉकिंग में प्रेशर कितना रखेंगे, 20 से लेकर के 40 एमएम ऑफ एचजी। नेक्स्ट पता है लेग एलिवेशन, लेग एलिवेशन कितना टाइम करेंगे, कैसे करेंगे, वो सब यहाँ पर लिखने वाले हैं। नेक्स्ट है एलिवेट, एलिवेट लेग्स अबोव हार्ट लेवल, हार्ट लेवल से ज्यादा लेग एलिवेट करेंगे। कितनी बार करना है, आपने बोल दिया कि हार्ट से लेग ऊपर रखना है, तो ऐसा नहीं पूरे दिन को ऊपर रखे, लेटा रहे, ये जानो, 3 to 4 टाइम पर डे। और कितने टाइम के लिए रखना है, फॉर 30 मिनट, ताकि विनर रिटर्न क्या आ जाए, हार्ट की तरफ आ जाए, ये किया। नेक्स्ट बात करते हैं लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। इसके बाद में पेशेंट को बोलेंगे थोड़ा आपने लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करना है। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में आप क्या बोलेंगे भी, क्या क्या करना है, तो वेट रिडक्शन करना है, अगर प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग है, प्रोलॉन्ग सिटिंग है तो उसको हमने कम करना है। सबसे पहले ये कहेंगे वेट, वेट रिडक्शन, अवॉइड प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग है एंड सिटिंग, जैसे है ना, प्रोलॉन्ग, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग और सिटिंग। नेक्स्ट रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर वॉक एंड काफ मसल एक्सरसाइज करवाने का बोलेंगे, यस या नो। स्किन केयर, नेक्स्ट है फोर्थ वन, स्किन केयर, स्किन केयर, स्किन केयर में क्या क्या ध्यान रखना है, मॉइस्चराइज रखना है, ट्रॉपिकल स्टेरॉइड अप्लाई करना है, यस या नो। नेक्स्ट स्किन, स्किन क्या करेंगे, मॉइस्चराइज रखेंगे। ऑलरेडी वहां पर सप्लाई कम है, ब्लड सप्लाई कम है, एडिमा है, अल्सर है, तो और ज्यादा ड्राई देखने मिलेगा, मॉइस्चराइजर, मॉइस्चराइजर टू प्रिवेंट ड्राइनेस, मॉइस्चराइजर रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिकल,
टॉपिकल स्टेरॉइड्स फॉर एक्जिमा, प्रॉपर हाइजीन, proper hygiene to prevent infection। ये तो था हमारा फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट। नेक्स्ट मेडिकल मैनेजमेंट क्या करेंगे? कोई दवाई भी देते हैं कि हाँ देंगे। फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट में आप क्या ध्यान रखेंगे? तो कौन सा दवाई ऐसा आता है, देखो वैसे तो हम ये दवाई नहीं देते हैं, हमें पता तो होना चाहिए कि भाई टैबलेट कोई पेशेंट में टैबलेट थोड़ा हमारे पूछ हाँ जी भाई ये बताओ क्या काम करती है और कैसे काम करती है, ये क्या है? ओके, तो क्या करेंगे, यहाँ पर देंगे विनो एक्टिव ड्रग। क्या देंगे? विनो एक्टिव ड्रग। कौन सी ड्रग देंगे? नाम लिखाता हूँ, काम भी बताता हूँ। विनो एक्टिव ड्रग्स। कौन सा देंगे बेटा? तो यहाँ पर देंगे फ्लेवोनॉइड्स। क्या देंगे? फ्लेवोनॉइड्स। इसमें लिखते हैं FLAVONOIDS स्पेलिंग है। इसको एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना, शायद सही होगा। फिर भी फ्लेवोनॉइड ड्रग देते हैं। ये क्या है? ये क्या काम करती है? ये जो ऑक्सीजन की वजह से जो फ्री रेडिकल बने हैं उसको कम खत्म करने का काम करती है। देखो ऑक्सीजन अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा ऑक्सीजन देंगे तो फ्री रेडिकल बनेंगे, फ्री रेडिकल बनेंगे तो ये हमारे टिश्यू को डैमेज करने वाला काम करता है। ये क्या है? तो ये क्या काम करती है? ये क्या काम करती है? ये करवाती है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। जो ऑक्सीजन की वजह से फ्री रेडिकल बने हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। ये सियानो फ्री रेडिकल को डैमेज करने का काम करते हैं। या फिर हम ऐसा लिख देते हैं और डैमेज, डैमेज और डिस्ट्रक्शन, डैमेज फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल जो भी फ्री रेडिकल बने उनको डैमेज करने का काम करती है। ये सियानो, तो ये ड्रग इस प्रकार से काम करती है। बिना बिना एक्टिव ड्रग तो हमने लिख दिया, इसका ड्रग का नाम लिख दिया फ्लेवोनॉइड। ये क्या काम करती है? जो जो ऑक्सीजन रिएक्ट, ऑक्सीजन से जो फ्री रेडिकल बने हैं उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। इसके अलावा डायबिटिक दे सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, डायबिटिक। ये कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए इसको हम दे सकते हैं डायबिटिक थेरेपी। ये क्या? ये शॉर्ट टर्म है, नॉट लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म नहीं दे सकते हैं, लॉन्ग टर्म नहीं देना, ये शॉर्ट टर्म है। ये क्या? उसके अलावा एंटीबायोटिक, अगर इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक अगर इन्फेक्शन, एनाल्जेसिक फॉर पेन, एनाल्जेसिक फॉर पेन। यस या नो? अल्सर मैनेजमेंट कैसे करेंगे? अल्सर मैनेजमेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें मुन्ना बूट ड्रेसिंग करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अल्सर मैनेजमेंट, अल्सर मैनेजमेंट, अल्सर मैनेजमेंट कैसे करेंगे? सबसे पहले कंप्रेशन बैंडेज, नेक्स्ट रेगुलर वुंड क्लीन एंड ड्रेसिंग, डेब्राइडमेंट, रिक्वायर्ड, ट्रीट इन्फेक्शन promptly, nutritional support, nutritional support like vitamin C, high vitamin C,
प्रोटीन, जिंक, ये जरूर रहेंगे। सर्जिकल इंटरवेंशन, सर्जिकल इंटरवेंशन में क्या करने वाले हैं? सर्जिकल इंटरवेंशन क्या करेंगे? एंडोवेस्कुलर सर्जरी करेंगे, वेजल्स के अंदर डाल करके उनको वीनस इंसफिशियंसी वाले को ठीक करेंगे, ये चीज। तो क्या करेंगे यहाँ पर? एंडोवेस्कुलर लेजर थेरेपी, एंडोविनस लेजर थेरेपी। नेक्स्ट, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, स्क्लेरोथेरेपी भी हमने पढ़ा है। स्क्लेरोथेरेपी, विनस स्ट्रेपिंग, रेयरली करते हैं, रेयरली यूज नाउ। विनस बाईपास, विनस बाईपास, विनस बाईपास करते हैं। नथिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग ऑफिसर्स मैनेजमेंट क्या करने वाले हैं? हम क्या मैनेजमेंट करेंगे? तो डेली असेस करेंगे, रेगुलर करेंगे चेक, रेगुलरली असेस, असेस एडिमा, स्किन चेंजेस, अल्सर, ensure compression stocking, ensure proper application, ensure, लिख लिया ये तो, proper ensure application of the commercial neck, encourage mobility and exercise, monitor for complications, लाइक क्या हो सकता है? इन्फेक्शन, और क्या हो सकता है? अल्सर, वर्सनिंग हो सकता है, ज्यादा सीवियर हो सकता है। जैसे यारो, ये हमारा ड्रेसिंग है, स्पेशली वुंड केयर का जो मैं बता रहा हूँ, ऊना वुंड ड्रेसिंग के बारे में। वुंड केयर, provide care to the wound, assess the client ability, provide the wound care, पहला aim। नेक्स्ट, assess, assess the client, कि वो खुद से वुंड की केयर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। assess, assess the client ability, ability to
care for the wound and initiate home care reassurance as necessary. Reassurance. If an una boot dressing, अलग से लिखेंगे. If an una boot dressing, una boot dressing consisted of. कैसे करेंगे उन्ना बूट ड्रेसिंग वगैरह? उन्ना बूट ड्रेसिंग अगर एडवाइस दिया है तो इसमें क्या करेंगे, कल जो बहुत भी होते हैं उनको जिंक ऑक्साइड में डाल करके कल से डाल देंगे, बूट के अंदर डाल देंगे. ये इफ एन उन्ना बूट ड्रेसिंग कंसिस्टेड ऑफ goats moistened with zinc oxide, it prescribed. ये याद रख लेना, इम्पोर्टेंट है. और बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, उन्ना बूट ड्रेसिंग कैसे करते हैं? गोज किसके साथ में डिप करते हैं? जिंक ऑक्साइड के साथ में करते हैं. किसके साथ में करते हैं? जिंक ऑक्साइड के साथ में. चेंज कब करेंगे? आपको पूछ रहे कि उन्ना बूट ड्रेसिंग क्या हुआ है, चेंज कब करेंगे? चेंज नहीं नहीं करना है, चेंज वीकली और एज प्रिस्क्राइब्ड. द वुंड इज क्लीन, कैसे करेंगे वुंड क्लीन? द वुंड इज क्लीन विथ नॉर्मल सलाइन. कैसे करेंगे? नॉर्मल सलाइन बिफोर एप्लीकेशन. Before application of Unna boot. Yes या नो? तो क्लीन कैसे करेंगे? नॉर्मल लाइन से करेंगे, ये अपना ध्यान रखना है. नेक्स्ट, क्या क्या सॉल्यूशन लेंगे? तो इसमें जो सॉल्यूशन लेंगे मेरा उन्ना बूट में, वो कैसे क्लीन करेंगे बता रहा हूँ. आयोडीन, बीटाडीन मतलब, या आयोडीन, बीटाडीन एंड H2O2 हाइड्रोजन peroxide are not used because the destruction or destroy the granulation tissue, destroy granulation tissue. तो याद रखना है, जब भी कोई भी क्रॉनिक वुंड हो ना, उन वुंड के अंदर हम बिटाडीन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये हमारे जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड सेल साइटोटॉक्सिक है तो जो ग्रेन्युलर टिश्यू डैमेज करेंगे. बिटाडीन एक प्रकार का एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है, एंटीबायोटिक है, तो ये रेजिस्टेंस हो जाएगा. ये सी. नेक्स्ट, the una boot is covered granulation tissue. The una boot is covered with an elastic wrap that that
that hardness to prompt venous return and prevent stasis. And the Unamut is covered with an elastic wrap. Elastic bandने का मतलब है इसे venous return बढ़ेगा. इसे venous return क्या होगा? Covered with elastic wrap. ये क्या करेगी? That hardness of the prompt venous return and prevent stasis. Blood return को blood को stasis होने से बढ़ाएगी और blood flow को return को बढ़ाएगी. Yes या no? तो ये हमने पढ़ा था विनस इनसफिशिएंसी के बारे में, दैट इज द इंपॉर्टेंट. तो विनस इनसफिशिएंसी के बारे में हमने पढ़ा था. उना बूट ड्रेसिंग के बारे में याद रखना. जिंक ऑक्साइड यूज करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑफ रेडिन हम यूज नहीं करते हैं. इलास्टिक बैंडेज से हम करते हैं. बाकी वुंड असेसमेंट कैसे करते हैं, वुंड केयर नर्सिंग का कैसे करते हैं, ये सब हमने डिटेल से पढ़ लिया. विनस बायोग्राफ्स फिजियोथेरेपी सब हमने पढ़ लिया. ड्रग विनो एक्टिव ड्रग के बारे में भी हमने पढ़ लिया बहुत अच्छे से. दैट इज द विनस इनसफिशिएंसी. आई होप आपको समझ में आया होगा डिटेल से. थैंक यू फॉर वाचिंग मी. ऑल द बेस्ट.